तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 11 है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करवा दिया था, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या था एक्चुअल में, बहुत सारे आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ रहता था A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन, इसी टाइप से। और बहुत सारे बेसिकली इनको हम सारे टर्म्स कहते थे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म। उसके बाद वहाँ पे आता था एक कॉमन डिफरेंस, जो कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगले में से पहले को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता था तो सबका जो डिफरेंस आता था वो सेम आता था, जिसको हम नाम दिया था हमने D, और उसको हम कह रहे थे कॉमन डिफरेंस। तो कुछ उसी तरह की कहानी आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब की बार यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी के नाम से जानेंगे। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी के नाम से जानते थे, अब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी के नाम से जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहानी होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास ऑफकोर्स टर्म होंगे A1 होंगे A2 होंगे, है ना, A3 होंगे A4 होंगे एंड सो ऑन होंगे। ये इसी को कहा जाता है आपके पास सीक्वेंस। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस हम उसको कहते थे जिसमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न नोटिस करने को मिल जाता था, राइट। पैटर्न दिख जाता था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ पैटर्न्स दिखेगा अभी, क्योंकि मैंने वैसे सिंपली एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो वैसे तो नहीं दिखेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास A1 है, ठीक है ना, और ये कॉमा है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझ में आनी है कि इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। लाइक मैंने लिया 2, फिर मैंने बोल दिया कि 4, फिर मैंने बोल दिया कि 8, फिर मैंने बोल दिया कि 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने करवा दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है वो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बोलोगे 2 का गैप है, यहाँ बोलोगे आपके पास 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, गैप तो बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में क्या पैटर्न होता है, क्या कंडीशन होता है जीपी होने के लिए, वो फटाफट देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जीपी का कंडीशन होने के लिए आपके पास रेशियो की बात करते हैं, है ना, रेशियो, जिसको हम कॉमन रेशियो के नाम से बोल देते हैं। कॉमन रेशियो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बार जो रेशियो निकालते हैं वो सेम आता है। तो यार किसका सेम आता है ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो निकल कर आएंगे। अच्छा, कॉमन रेशियो को हम जो बोलते हैं वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। किसी और लेटर से भी कर सकते हैं, वो लिखने की बात होती है, बट हाँ एक जो कन्वीनियंट साइन कन्वेंशन है बेसिकली, वो उसके लिए हम स्मॉल r बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी अगले वाले टर्म को ले लीजिए और उससे पहले वाले टर्म को, इससे पहले वाले टर्म को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप A3 को चाहें तो A2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप A4 को चाहें तो A3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई सी भी अगली टर्म ले लीजिए, उससे जस्ट पहले वाली टर्म से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो हर बार अगर सेम आए तो अब हम उसको कह देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जेपी, उस सीक्वेंस को बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो हर बार सेम आने वाला है, मतलब इसका एक जनरल फार्मूला निकल कर आ जाएगा। आप चाहे कोई सा भी टर्म ले लीजिए, an कह देंगे हम उसको जनरली, और नीचे आपको जो रखना है वो n-1 वाली टर्म रखना है, मतलब उससे जस्ट एक पहले वाली टर्म रखनी है। सिंपल सी बात है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है और ये आपके पास A4 है। चलिए मैंने 4 टर्म का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर मैं R की बात करूँगा तो A2 अपॉन में A1 करूँगा, A2 अपॉन में A1, जो कि यहाँ पे आपको 4 अपॉन में 2 देखने को मिल रहा है। काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। तो 10 अपॉन में 10 करूंगा मैं, देख लीजिए यहाँ पे बताया आपको, तब भी कितना आने वाला है आपके पास, 8/4 2 आने वाला है। 10 अपॉन में 10 करूंगा जब भी कितना आने वाला है आपके पास, 2 आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है ये 100% एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, और यू कैन से ये एक जीपी है, सिंपल शॉर्ट में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जीपी क्या है, राइट। एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कॉमन रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। रेशियो बेसिकली कॉमन रहता है, सेम रहता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे जिसमें ये जो होगा उसको हम हमेशा फर्स्ट टर्म के नाम से जानेंगे, जो कि हम एपी में भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे, राइट। एपी में भी हम आपको यही चीज़ बता रहे थे, कुछ अलग नहीं था। जो पहला वाला था उसको हम फर्स्ट टर्म के नाम से जा रहे थे। जो कॉमन वहाँ पे डिफरेंस आता था एपी में, उसको हमने कॉमन डिफरेंस का नाम दिया था। यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं तो उसको हमने कॉमन रेशियो कह दिया, खत्म बात, ठीक है। चलिए फर्स्ट लेटर आप A1 बोले या फिर A बोले, बात एक ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है इसको, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे की बात करेंगे जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके पास जनरल टर्म। क्या होता है आपके पास, जनरल टर्म। अब क्या है जनरल टर्म, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जनरल टर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला जनरली, ठीक है। तो या फिर nth टर्म बोलते हैं इसको, nth टर्म, है ना, nth टर्म।
या तो आप nth टर्म बोल दीजिए या फिर इसको आप जनरल टर्म बोल दीजिए। अब क्या होता है इसको, जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर आपके पास 16 है, फिर आपके पास 32 है, फिर आपके पास 64 है, ऐसे करते 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 आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके पास चलते रहेंगे, है ना। इनका जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे, जो भी हमने 2 निकाला वही निकल कर आने वाले हैं आपके पास। अब चीज़ों को क्या समझना है यहाँ पे कि यार ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे इसी के लिए जैसे ये बोला कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे करते 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 अच्छा आपके ना, अगर आपने यहाँ पे अभी पैटर्न नोटिस किया होगा तो 100% क्या होने वाला है, हर बार यहाँ पे डबल होते जा रहे, देख लीजिए। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी वो 100% क्या आएगी, 64 का डबल आएगा, जो कि 128 होता है। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये वाली जो टर्म है हमें नहीं पता, ये वाली टर्म हमें नहीं पता, और अभी मैं आप लोगों को एक जनरल टर्म बताने वाला हूं, ठीक है। और उस जनरल टर्म के हिसाब से हम किसी भी टर्म की वैल्यू बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जनरल टर्म का जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास Tn है, इज इक्वल टू A जिसको हम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, R जिसको हम कॉमन रेशियो कह लें, और पावर में आपके पास रहेगा n-1। क्या रहेगा आपके पास पावर में, n-1। जो AP होता था उसमें आपके पास जनरल टर्म होता था A प्लस n-1 टाइम्स D, ये कहानी होती थी। इसको आप L से भी रिप्रेजेंट करते थे, लास्ट टर्म। यहाँ पे भी आप L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो उस पर डिपेंड करेगा नहीं कि कौन सा टर्म है, अगर लास्ट वाला है तो लास्ट वाला, बीच वाला है तो बीच वाला, कहीं का भी हो, बेसिकली एक जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर देगा Tn। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको, डन है। चलिए अच्छा आगे की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म तो हमें पता है, 7वां टर्म आपको मैंने बताया कि आएगा तो 128 कन्फर्म है इसके अकॉर्डिंग। बट थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं पता, ये चीज़ हमें नहीं पता, और वो अपने को निकालना है। मतलब हमें कौन सी टर्म निकालनी, 7th टर्म, मतलब n की वैल्यू आपके पास 7 है। बोलिए 7 है, बोलिए कोई प्रॉब्लम। अच्छा फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 2 है। अच्छा कॉमन रेशियो आपके पास कितनी है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, या फिर किसी भी अगले में से जस्ट पहले वाले को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अभी यही चीज़ निकाली थी हमने। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, 7th टर्म को निकाल लेने वाले हैं। तो T7 A के जगह हम रख देंगे 2 और मल्टीप्लाई में R के जगह भी रख देंगे आपके पास 2 और पावर में n-1 का मतलब हो गया 7-1, तो आप 7-1 लिख दीजिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो T7 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 होता है 64, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 128। तो ये हो गया आपके पास जनरल टर्म। मतलब जनरल टर्म आपको क्या बता देगा, बीच के किसी भी टर्म के बारे में बता देगा, उसकी वैल्यू बेसिकली निकाल कर आपको दे देने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आई होप अभी तक आप लोगों को जनरल टर्म की कहानी जो है वो समझ में आ गई, राइट। चलिए तो जनरल टर्म की कहानी समझ में आ गई, जिसको हम nth टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर आप इसको लास्ट टर्म के लिए तब बोलेंगे जब यहीं पे जीपी खत्म हो गया 7th टर्म में, तो एक तरीके से एल भी बोल देंगे, इसको लास्ट टर्म भी बोल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जीपी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, पता है, एपी के बारे में। किसके बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो चैप्टर नंबर 10 था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया था, राइट। चलिए अब हम एक छोटी सी चीज़ जानेंगे, nth टर्म from last term और फ्रॉम एंड बोल दीजिए, है ना, एंड टर्म मतलब पीछे की तरफ से। लाइक आपके पास जब एपी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आपको जो है वो अगर आपके पास एक एपी है, ए पता है, डी पता है, और आपसे ये पूछ लिया कि आप मेरे को 7th टर्म बताइए, तो आप इजीली 7th टर्म बता देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, Tn का फॉर्मूला लगाकर, T7 जो कि a + 6d होता था, a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 7th टर्म निकल कर आ जाएगा। आपको a और d पता होता था वहाँ पे, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब की बार हम पीछे से निकालना है। तो पहले मैं एपी का बता रहा हूँ, जीपी का नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नहीं, जो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका नहीं, एपी का, पहले वाले का। तो उसका जो आपके पास होता था एल, वो होता था nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, है ना, फ्रॉम लास्ट टर्म। उसका होता था एल माइनस और ब्रैकेट में n-1 टाइम्स डी होता था। ये कहानी निकल कर आती थी कि आपके पास एल मतलब लास्ट टर्म आपको पता है, एन पता है कि कौन सा टर्म निकालना है, और डी पता है कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, बेसिकली रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम एपी की बात कर रहे हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल देते थे फ्रॉम लास्ट, पीछे की तरफ से।
बट जब हम एक जीपी की बात करते हैं, ये हो गया आपके पास एपी की कहानी। जब आप जीपी की बात करेंगे तो जीपी में थोड़ा सा चेंज आता है, ये सारी चीज़ें यही रहती हैं, जो अलग अलग थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है वो आपके पास लास्ट टर्म का एल ऊपर रहता है, रेशियो में आ जाता है आपके पास आर, और उसकी पावर है आपके पास n-1। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, है ना। तो ये जो चीज़ है बड़ा ही एक कामगार फॉर्मूला है, तुरंत के तुरंत 2 मार्क्स दिला देगा ये, या फिर एमसीक्यू में आया तो 1 मार्क्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इतनी बात। चलें आगे। तो ये है आपके पास, कोई सा भी टर्म निकाल लीजिए, कहाँ से? लास्ट टर्म से, जहाँ पे n बता देगा कौन सा टर्म निकालना है, आर आपको कॉमन रेशियो मालूम होगा, l होगा लास्ट वाला टर्म, बिल्कुल लास्ट वाले टर्म। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे इसी में एक खास बात और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद आगे चलिएगा। देखिए जीपी को फिर जब मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ पता? ए लिखूंगा, फिर मैं ए टाइम्स आर लिखूंगा, फिर ए टाइम्स आर का स्क्वायर लिखूंगा, फिर ए आर टाइम्स क्यूब लिखूंगा, और ए आर टाइम्स 4 लिखूंगा, और ऐसे करते 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 ऑफकोर्स मैं आगे जाने वाला हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे सर ये जीपी में है भी, तो आप कुछ मत कीजिए, इस वाली टर्म को डिवाइड कर दीजिए इस वाली टर्म से। तो a टाइम्स r को अगर आप a से डिवाइड करेंगे तो a उड़ जाएगा, क्या बचेगा? r, कॉमन रेशियो r बचा, मतलब हाँ ये सही है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं इस वाले टर्म को इस वाले से डिवाइड करता हूँ तो a r का स्क्वायर आएगा, उसको अगर मैं a r से डिवाइड करता हूँ, a से a गया, एक r से एक r गया, तो r बचा। हाँ भाई ये भी सही है। आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल 100% हर बार आपको r ही मिलेगा, एंड दैट इज़ द कॉमन रेशियो। और अगर कॉमन रेशियो सेम है तो हाँ भाई वो जीपी में है। मतलब 100% एक जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने आपको बताया कुछ इस तरह से। मतलब कभी हमें जीपी कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता होगा उस केस में हम इस वाली चीज़ को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब एक खास बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और वो है यहाँ पे व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, मतलब अगर 3 टर्म होंगे, 4 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, इस टाइप के अगर टर्म्स होंगे, और अगर आपको उन टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, यस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई में अगर वो टर्म्स होंगे, तो उस केस में हम ये वाला जीपी कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब बात आती है सर ऐसा क्यों? तो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं, 3 दिए रहेंगे। जनरली आपके अभी 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 3 टर्म गिवन होंगे, ए मल्टीप्लाई ए आर और मल्टीप्लाई में ए आर का क्यूब। जब तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ए का क्यूब, और आर का भी क्या आ गया? पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया एक बहुत अच्छी चीज़ कि इसमें 2 के 2 वेरिएबल रह गए, मतलब ए भी रह गया और आर भी रह गया। ठीक है, दूसरी चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैं जब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो एपी को, इसको मैं इस वाले जीपी को, सॉरी एपी को नहीं जीपी को, इसको मैं आर से डिवाइड करने वाला हूँ। मतलब इसको मैं आर से डिवाइड करूँगा तो ए अपॉन आर हो जाएगा, इसको आर से डिवाइड करूँगा तो ए हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो ए टाइम्स आर हो जाएगा, एक कट जाएगा ना, आर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको करूँगा तो ए आर का स्क्वायर आएगा, और आगे फिर उस तरह से एक एक आर जो है वो आपके पास बढ़ जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहने वाला था, 3 टर्म की बात कर रहा था। लीजिए 3 टर्म को अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई में ए टाइम्स आर। अब यहाँ पे देखेंगे आर से आर जो है कट जाएगा, ए की पावर क्यूब बचा। अब समझिएगा इस वाले जीपी में और इस वाले जीपी में क्या फ़र्क है, और इन दोनों को क्वेश्चनों को हम कब कंसीडर करने वाले हैं। जब भी आपके पास प्रोडक्ट गिवन होंगे तो हम ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये वाला कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 3 टर्म को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक ही वेरिएबल बचता है और वहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ये अभी जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन में मैं वापस बताऊँगा आपको, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, कि यही वाला क्यों यूज़ करना है, आपको पता चल जाएगा। उस टाइम पे प्रोडक्ट करके तुरंत कैलकुलेशन फटाक से कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी तक कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 14 मिनट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाया है 14 मिनट में। आइए अब हम बात करेंगे आगे की चीज़ों के बारे में, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए तो समझ लीजिए आपने
कुछ नहीं किया, है ना, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं, बेसिकली आपके बुक में से ही है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, 9 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, फटाफट उड़ा देंगे, ठीक है। कहा जाता है सो दैट ये जो आपके पास जो प्रोग्रेशन है वो एक जीपी में है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अच्छा जीपी में है तो हमें कॉमन रेशियो सेम करनी पड़ेगी। पहले निकालना है आपको फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, जो पहले लिखा हुआ रहता है 3 है। कॉमन रेशियो आर कितना होता है, किसी भी अगले में से पहले को डिवाइड कर दो, 6/3, A2/A1 है ना, कितना आ गया 2, कॉमन रेशियो 2 है। या दिस बाय दिस कर दीजिए तब भी आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, Tn = AR⁴ क्वेश्चन हलवा रहेंगे, हलवा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो अभी पीछे 14 से 15 मिनट लगाकर मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया है बस उस चीज़ को समझ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हवा में हो जाएंगे। nth टर्म बोला है मतलब n की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर 7th टर्म बोलता तो n की जगह 7 रखते, 10th टर्म बोलता तो n की जगह 10 रखते, बट हमें नहीं पता, nth टर्म बोला तो n ही रख देंगे। a पता है हमें 3 है, r पता है हमें 2 है, पावर में n-1 रख देंगे, बस यही आपके पास आंसर है, खत्म बात। अब बोला आपसे 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए T10 निकाल देंगे, a की जगह 3 रख देंगे, r की जगह 2 रख देंगे, अभी निकाला ना r हमने, और पावर में n-1, n की जगह 10 है, माइनस का 1 9 है। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दिया, आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 5 दिया 1500, 12 दिया 36, 1536, खत्म बात। ये आपके पास कैलकुलेशन हो गया, आंसर आ गया। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, यस छोटे छोटे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2 की पावर 9 का मतलब समझे ना, कि 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है आपके पास, 9 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस तरह का 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 1 वो उड़ चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म पूछा है, देख लीजिए यहाँ पे कितना 81 है। कॉमन रेशियो पूछा है, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 27/81, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/3, तो r के प्लेस पे 1/3 रखें। nth टर्म का मतलब Tn है ना, मतलब a के जगह पे कितना हो जाएगा 81 है ना, r के जगह कितना हो जाएगा 1/3, और पावर में कितना आ जाएगा n-1, और यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपके पास nth टर्म है। बाद में बोलता है 11th टर्म निकालिए, तो निकाल देंगे, सेम वही चीज़ है, n के जगह बस 11 रखना है, 11 हो गया, a के जगह कितना हो गया 81 हो गया, और मल्टीप्लाई में r के जगह 1/3 हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास, पावर में n-1 मतलब कितना होने वाला है आपके पास 10 होने वाला है। चलिए ये हो जाएगा T11 = 81, और मल्टीप्लाई देखिए 1 की पावर 10 हो तो 1 ही रहता है, और 3 की पावर 10 हो तो 3 की पावर 10 कर दीजिए। अच्छा इसको 81 को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, 3 की पावर ना 4 होता है, बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब 3 की पावर 4 से 3 की पावर 10 उड़ा दूंगा तो कितना बचेगा आपके पास, 3 की पावर 6 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 3 की पावर 6 बचेगा, है ना। अब इसका मतलब है 1/3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास मिलेगा 729, और यही आपके पास जो 11th टर्म है उसका रिजल्ट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हलवा रहेंगे, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास, कहा जाता है विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 है, कहा जाता है कि इतना है। मतलब ये ना आपके पास एक टर्म है, कोई भी सब एक जनरल टर्म है, और उसका कौन सा टर्म है वही चीज़ हमें पता करनी है। मतलब ये जो वैल्यू है वो आपको Tn को रिप्रेजेंट करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फटाफट क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, AR की पावर n-1, Tn के जगह रख दिए 2560, A की जगह देख लीजिए 5 है, R की जगह कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 ही रहेगा, और n-1 वही चीज़ तो अपने को निकालना है। ये 5 इधर ले आइए तो 2560 के नीचे आ जाएगा 5, और = 2 की पावर n-1, 5 से काट दीजिए 5 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 1 बार में और 2 बार में, 512, तो इधर 512 रखता हूँ, = 2 की पावर n-1। 512 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, 2 से काटते जाएंगे इस तरह से, तो आपके पास मिलेगा 2 की पावर 9। कहने का मतलब ये है कि 2 जो है वो 9 बार मिलेंगे, 9 बार में पूरी कट जाएंगे। इधर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर n-1। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट को कंपेयर करने हैं, जब बेस इक्वल होते हैं ना तो पावर भी 100% क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो 9 = n-1, -1 इधर भेज दिए तो 9 + का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। मतलब 100% है कि जो 10th टर्म होने वाला है वो आपके पास हो जाएगा 2560। नहीं पता तो क्या कीजिए, ये 4 टर्म हुआ, 5th टर्म कितना आएगा, 100% डबल होते जा रहा है, देख लीजिए तो 80 आएगा, 80 के बाद 160 आएगा, 160 बाद 320 आएगा, मतलब डबल करते जाइए। जो आपके पास 10th टर्म होगा, जो 10वां बार में जो आएगा वो 100% 2560 आ जाएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, बस कंसेप्ट को समझना है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसमें कहा जाता है 4th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ ए GPR 54 एंड 1458 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म और क्या है nth टर्म और 6th टर्म। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश किया है, लेकिन इनको हम नाकामयाब कर देंगे हम करारा जवाब देकर। आइए कैसे जवाब देंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 4th टर्म मतलब T4 पता है, और T4 का मतलब है AR की पावर n-1 मतलब 3। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास AP में आपको एक जनरल टर्म बताया था कि वहाँ पे हमें A और D पता हो तो मैं कोई सा भी टर्म बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको अगर A और R पता हो तो आप कोई सा भी टर्म बता सकते हैं। कैसे, चीज़ों को देखिएगा। अगर Tn का फॉर्मूला है AR की पावर n-1, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 100% यहाँ पे 5-1 4 रखना पड़ेगा। 6 रखता हूँ तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा क्योंकि 6-1 हो जाएगा। तो अगर मेरे को T6 चाहिए तो AR की पावर यहाँ से कम करूँगा, डायरेक्ट n-1 करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो आपको ये जो चीज़ है वो हमेशा जो है वो पता होना चाहिए, है ना, ताकि इसको मैं डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकूं। लाइक T4 को मैंने AR की पावर 3 लिख दिया, ख़त्म बात, है ना। उसके बाद आपके पास GP यहाँ पे दिया ही नहीं है तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूंगा, वरना मैं A और R की वैल्यू तो पुट करता ना मैं यहाँ पे, ताकि टर्म 4 तो पता चल ही जाता। चलिए आगे की बात करते हैं। 7th टर्म मतलब T7 है, तो T7 का मतलब क्या हो गया, AR की पावर 6, और ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है कि टर्म 4 और टर्म 7 कितनी है, दे रखी है आपके पास। तो मैं जो टर्म 4 है मतलब T4 है उसके जगह मैं कितना रख दूँ, 54 रख देंगे भाई। और दूसरा कितना आपके पास T7 की जगह कितना दे रखा है आपके पास, 1458, 1458 है। बोलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये दूसरा क्या आपके पास सेकंड इक्वेशन है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करके किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो हमें बिल्कुल एकदम मज़ा सा आ जाएगा। तो कैसे मिलेगा, आइए बात करते हैं। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें तो दोनों में A ना सेम है, लेकिन R की ना पावर अलग अलग। वैसे तो R भी सेम है दोनों में, ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों एक ही GP की बात कर रहा है, बट R के जो पावर है ना वो अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, आप ना इनको डिवाइड कर दीजिए और एक वेरिएबल को उड़ा दीजिए। आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और किसी एक वेरिएबल को, बेसिकली यहाँ पे A उड़ेगा क्योंकि दोनों का पावर सेम है। डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से राइट हैंड को, तो ऑफकोर्स A की जो वैल्यू है वो उड़ जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किससे किसको डिवाइड करें, ये भी थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी रहती है, तो घबराना नहीं है, आप किसी से भी किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं जो प्रेफर करूँगा वो ये करूँगा कि 2/1, मतलब सेकेंड को डिवाइड करूँगा फर्स्ट से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है, तो 1458 को मैं 54 से डिवाइड करूँगा, और इधर AR की पावर 6 को AR की पावर 3 से डिवाइड करूँगा, ताकि रेसिप्रोकल वाली चीज़ें ना बचे हमारे पास। ऊपर जो पावर बचेंगे इधर R की पावर 3 बच जाएगी, और इधर भी काटा पीटी कर दूंगा। डायरेक्टली 54 से कट जाना चाहिए ये मेरे हिसाब से, तो एक बार मैं काट देता हूँ। कहाँ गया भाई कैलकुलेटर, ओहो, अरे यार पहले वाला फ़ोन याद आता है। 1458 डिवाइडेड बाई में 54 कितना आ गया, 27 आ गया, है ना। इसे इसको काट दिया तो 27 टाइम्स में कट गया, और इक्वल टू में क्या बचा, R का क्यूब। इसको लिख दीजिए 3 का क्यूब, है ना, दोनों साइड क्यूब हो जाएगा। जब आपके पास पावर सेम हो तो आपके पास बेस भी सेम होते हैं, तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इतनी बात देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड करते ही। चलिए अगर मैं ऐसा करता, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता तो क्या कहानी आती, ये इससे ये करता तो 1/27 आता, और इधर से ये करता तो ये 1/R का क्यूब आता। दोनों साइड रेसिप्रोकल करते या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वापस हम इसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो कुछ अलग नहीं होता। तो क्वेश्चन को हर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बाद में डिजिट चेंज हो जाए या फिर कुछ और भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत इधर उधर बता दें वो, तो हम तुरंत लगाकर अपनी जो काम रहता है वो हम कर सकें। हमसे क्या निकालने को बोला था, कॉमन रेशियो R, निकाल दिया वो 3। फर्स्ट टर्म निकालने को कहा है, तो फर्स्ट टर्म निकालना कोई बड़ी बात है क्या, किसी में भी रख दीजिए। मान लीजिए इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, तो समझिएगा ये रहा 54, और इक्वल टू में A है, और R के जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो
आर का क्यूब है तो 27 हो जाएगा, और ये 27 इधर आ जाएगा तो 54 के नीचे आ जाएगा 27, तो आर की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 2 लीजिए। तो ए की वैल्यू आपने कितने निकाल दिया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, nth टर्म। तो nth टर्म तो बिल्कुल एकदम बच्चा से चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। nth टर्म बोला है तो nth टर्म है क्या आपके पास, Tn है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1 होता है ना। तो Tn तो Tn ही रहेगा क्योंकि हमसे nth टर्म पूछा है, n की वैल्यू तो हमसे बताया ही नहीं है इन्होंने, लेकिन a की वैल्यू मालूम है हमें, क्या निकला है 2 निकला है, r की वैल्यू मालूम है हमें कितना निकला है 3 निकला है, और n-1 इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। और ये जो था आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 5 ही है, अभी कई क्वेश्चन रह रहे हैं, बेसिकली 9 तक जाना है हमें। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, वो क्वेश्चन नंबर 4 था सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिकी करने की कोशिश किया, वहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म गिवन थे आपके पास, 4th टर्म है और 7th टर्म। यहाँ पे 4th भी गिवन है, 7th भी गिवन है और 10th भी टर्म गिवन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे के साथ हो जाता है, स्ट्रेटजी हो जाती है उनके साथ, वो ये होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देते हैं ये लोग, क्वेश्चन वाले न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देते, और अल्फ़ाबेट्स वाले में, वेरिएबल वाले में बच्चे परेशान होते हैं। तो आइए आपकी परेशानी को थोड़ा सा हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कैसे दूर होगी, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। टर्म 4th मतलब T4, और T4 का मतलब AR की पावर क्यूब, और AR की पावर क्यूब का मतलब कितना है, A दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। जब मैंने टर्म 4 लिखा तो AR की पावर 3 लिखा। अच्छा, A मैंने स्मॉल लिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो उसकी जो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू दे रखी है वो भी स्मॉल है। तो ऐसा आप कभी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे हमेशा नहीं हो सकता कि भाई जो A है, इसका A है वो पूरे टर्म के इक्वल आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब A की वैल्यू भी 1 हो और R की वैल्यू भी 1 हो, है ना, तभी वो पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इस केस में आपको जो टर्म को मानना है, मतलब जो कॉमन रेशियो है और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको आपको अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस बार में लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट टर्म आपके पास कैपिटल A मान लूँगा, स्मॉल a नहीं, आपके पास में कैपिटल A मानूंगा, एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू मैं बड़ा वाला R, छोटा R नहीं मानूंगा, बड़ा वाला R, दोनों को मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं। इसको अब इस वैसे अगर आप छोटा R भी रखते हैं तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा R कहीं और देखने को मिल नहीं रहा है, बट ठीक है, दोनों को मैं कैपिटल मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A और R की पावर 3, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी, A है, तो ये अलग से लिख देता हूँ मैं, A R की पावर 3 इज इक्वल टू में A है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ। ऐसा मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ, ये एक तरीके से बोल दीजिए कि रफ काम समझने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, टर्म 7, तो टर्म 7 कितना होगा, AR की पावर 6 होगी। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और जो 7th टर्म जो है, मतलब AR की पावर 6 है, वो आपके पास B दे रखी है। देखिए रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है जो पहला है वो पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, और तीसरा जो है वो तीसरे के इक्वल है। अब टर्म नंबर 10 की बात करेंगे तो वो आपके पास A है, सॉरी बड़ा वाला लिखना पड़ेगा हमें, AR की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि 10th टर्म की बात करता है, और जो 10th टर्म है मतलब AR की पावर 9 है, वो क्या आपके पास C है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो ये मैं डायरेक्टली लिख लूँगा, ये चीज़ अभी मेरे को लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो तो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, मतलब डायरेक्टली ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमसे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। अब हमसे कहा जाता है कि प्रूव कीजिए कि जो B² है वो इक्वल है AC के, तो B² इज इक्वल टू AC। अब हम कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें ABC की नीड थी और हमें ABC की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS और RHS को उठाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, LHS उठाता हूँ, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास B का स्क्वायर, और B की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास AR की पावर 6 है, और उस पूरे की पावर क्या है 2 है। तो ये जो है वो A का स्क्वायर बना देगा, और R की पावर 6 है तो R की पावर में 12 बना देगी, है ना, ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो A का स्क्वायर और R की 12 हो गई। अब हम RHS उठा लेते हैं। अगर मैंने RHS को सॉल्व किया तो 100% इसी के इक्वल आना चाहिए, तो ये जो B² है और इक्वल टू AC वो इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ वैसा कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए A इंटू में C करना है, तो A के जगह पे AR की पावर क्यूब है और मल्टीप्लाई में A इंटू C करना है, ठीक है ना।
और सी की जगह पे क्या है, ए आर की पावर 9 है, ए आर की पावर 9 है, तो इज इक्वल टू में ए बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, पावर 1 1 है तो पावर 2 हो जाएगी, और बेस सेम है पावर हो जाएगी, आर की पावर भी क्या हो जाएगी आपके पास 12 हो जाएगी। और लीजिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आपने प्रूव कर दिया, और आपका जो क्वेश्चन था वो भी आपके पास जो प्रूव है वो हो चुका है। ठीक है, इतनी बात, चलिए आगे चलिए। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी दी एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। सेम क्वेश्चन आपके पास है, आपकी बार वहाँ पे 4th टर्म 7th टर्म और 10th टर्म था, वहाँ पे 4 7 और 10 की जगह आपकी बार दे रखा है आपके पास पी क्यू आर। तो फिर से यहाँ पे स्मॉल ए को बोले तो जो फर्स्ट टर्म है उसको आपको कैपिटल मानना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल ए बी सी की बात आ गई, और जो कॉमन रेशियो है उसको भी मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। कॉमन रेशियो जो है आपके पास वो आपके पास कैपिटल आर मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाले आर की भी कहानी आ चुकी है, तो हम इसे ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बोला है पीएथ टर्म, मतलब 100% वो टर्म नंबर पी की बात कर रहा है, और वो कितना होगा 100% क्या होगा, अब ये चीज़ समझना है, ए होगा, आर होगा, और p माइनस का 1 होगा, एक कम करते हैं ना n-1 है ना, जितना यहाँ होता है उसमें माइनस, और उसी तरह से p हो गया, फिर q करेंगे तो a होगा, r होगा, और q माइनस का 1 होगा, फिर वैसे r निकालेंगे तो a होगा, r होगा, और इसके पावर में n-1 होगा, और इनकी वैल्यूज़ गिवन है आपके पास a b और c। तो मतलब मैं इधर वाली नान लिख कर मैं सीधा कह सकता हूँ कि इनकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, और इसकी वैल्यू c है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ से आपको फिर से a b और c की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे और यहाँ पे, और जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरा निकाल कर आपको 100% 1 के इक्वल दे देगा। आइए थोड़ा सा पुट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे a है वहाँ पे मैं a r की पावर p-1 रखूँगा, a r की पावर p-1 रखूँगा, और पूरे की पावर क्या है q माइनस का 1 है, कितना आपके पास q माइनस का 1 है, फिर मल्टीप्लाई में b के जगह पे क्या है a r की पावर q-1, a r की पावर में आपके पास q-1, और इस पूरे की पावर में क्या आपके पास r माइनस का p है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट है c की वैल्यू a r की पावर r-1, a है ना, ए आर की पावर आर माइनस का 1, और इस पूरे की पावर क्या है पी माइनस का क्यू है। अच्छा चलिए ये हमने एल एच एस उठाया, बेसिकली एल एच एस को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आर एच एस आ जाएगा, मतलब 1 के इक्वल ले आएंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ये जो पावर है वो दोनों पावर में जाएगा, इसके पावर में भी जाएगा और इसके पावर में भी जाएगा, तो ए की पावर आ गया आपके पास पी माइनस का 1, ये थोड़े सा हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा तो उधर कोई नहीं, इधर ले आएंगे हम खींच के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और ये इनटू में ही आपके पास रहेगा, तो आर की पावर में p माइनस का 1, और इनटू में ही ये पावर भी आ जाएगा q माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में। उसी तरह से ये जो r माइनस p है इसके पावर में भी जाएगा और इसके पावर में भी जाएगा, तो a की पावर r माइनस का p, और मल्टीप्लाई में r की पावर में q-1 तो पहले से है, और r माइनस p और आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो a की पावर में ये आ जाएगा p माइनस का q, और उसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा r की पावर r-1 तो पहले से है, दूसरा आ जाएगा आपके पास p माइनस का q। चलिए इतना ही स्पेस में हमारा काम बन चुका है। चलिए बेस सेम होता है, पावर जो आपके पास ऐड होते हैं, तो a की पावर ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा a की पावर आ जाएगा p माइनस का 1 प्लस में, और क्या है आपके पास यहाँ पे r माइनस का p माइनस का 1, तो यहाँ पे r माइनस का p कैसे आया, वेट यहाँ पे q माइनस आर है, सॉरी देखिएगा, a की पावर क्या q माइनस आर, तो ये a था और ये आपके पास q माइनस का क्या है r है, तो ये वाला 100% q माइनस का r जो है वो आपके पास होने वाला है। ओके तो यहाँ पे एक छोटी सी और गलती किया है मैंने, उसको अभी सुधार देते हैं, चीज़ों को समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये जो q माइनस आर था ना, q माइनस आर, वो ये जो q माइनस आर है वो इसके पावर में भी जाएगा ऑफकोर्स, और इसके पावर में भी जाएगा, तो ऑफकोर्स इसके पावर में तो q माइनस का आर ही लिखना पड़ेगा मेरे को कुछ इस तरह से, ओहो ऐसे सा, पहले इसमें q माइनस का आर ही लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती कर दी है ना, बट ठीक है। अभी q माइनस आर इसके पावर में भी आएगा, तो यहाँ पे p माइनस का q जो है वो नहीं रहने वाला है, तो q माइनस का r लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, q माइनस का r, और यहाँ पे q माइनस r ही लिखना पड़ेगा इसमें भी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ठीक है, ऊपर कुछ अलग चीज़ नहीं करा मैंने, जो पावर में था इसमें भी लिख दिया, देख लीजिए वही सारे तीनों में यही काम किया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो q माइनस का r आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर क्या r माइनस का p है, और प्लस में क्या आपके पास यहाँ पे p माइनस का q है, ये तो a की पावर हो गई,
और मल्टीप्लाई में आर की जो पावर है वो सारे क्या होंगे आपके पास प्लस होंगे। तो p माइनस का, अब इसको आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ p माइनस का 1 और साथ में q माइनस का r प्लस में, ये पहला वाला पावर हुआ, r की दूसरा पावर ये हो जाएगा q माइनस का 1 और साथ में r माइनस का p, फिर प्लस में ये तीसरा वाला पावर आ जाएगा r माइनस का 1 r माइनस का 1 और तीसरा इंटू में p माइनस का q, ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो q से q कट जाएगा, प्लस माइनस से r कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो a की पावर क्या बचा आपके पास 0 और मल्टीप्लाई में r की पावर। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। p लीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटी चीज़ 9th क्लास वाली जो करते थे हम ना, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, q से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, r से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और r की पावर जितने भी होंगे सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। तो मेरे पास r की पावर क्या बचेगा, फिर से 0 बचेगा। और किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर कॉन्स्टेंट नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, और 1 मल्टीप्लाई 1 भी आपके पास 1 ही होती है। और यहाँ पे आपके पास इक्वल टू में 1 ही लाना है। और फाइनली ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रूव हो चुका है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप बेसिकली इसमें कहा जाता है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। स्टार्टिंग में कंसेप्ट में बता दिया, एंड ऑफ द जीपी से निकालने के लिए L अपॉन में R की पावर n-1 चाहिए। L कितना, L लास्ट टर्म होता है 6144, R देख लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 2 आ जाएगा, छोटी सी चीज़ है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, पावर में n-1 8th टर्म है, तो n-1 करेंगे तो 7th टर्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6144, और 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। अब इसे इसको काटा पीटी कर देता हूँ मैं, 6144 डिवाइडेड बाय में 128, 6144 डिवाइडेड बाय में 128, और यहाँ पे आपके पास आ चुका है 128 ही आपके पास आया है डिवाइड करने के बाद भी। और लीजिए आपका ये क्वेश्चन है वो हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं हम। कहा जाता है इफ द नंबर्स दिस आर इन जीपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए अगर जीपी में है कोई नंबर तो चीज़ों को समझना है, बस हमें कुछ नहीं, जीपी में है मतलब 100% 3 नंबर है, ये और ये, मान लेते हैं ए बी और सी। अगर ये जीपी में है तो बी अपॉन में ए मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हमेशा ऐसे कीजिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक्स की वैल्यू बीच में गायब कर दे या फिर इधर उधर गायब कर दे उस केस में, है ना, क्योंकि कॉमन रेशियो तो इक्वल होते हैं। किसी भी दो टर्म का बताऊं कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो, तो दिस अपॉन में दिस, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए ताकि सारे फ्रैक्शन में हो जाए, तो आपको किसी तरह के कोई डाउट ना हो। तो एक्स अपॉन में 1 मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं -2 अपॉन में 7 से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब -7 अपॉन में 2 को डिवाइड कर दूंगा आपकी बार एक्स बाय में 1 से, है ना। मैंने फ्रैक्शन में लिया ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना कर दूं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x/1 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे, इक्वल टू में आपके और -7 अपॉन में 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात, हमें x की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। तो ये इधर से कितना आ जाएगा 7x अपॉन में 2, और ये माइनस ऊपर ही रखते हैं हमेशा जनरली, और यहाँ आ जाएगा -7 अपॉन में 2, और नीचे में आपके पास क्या आ गया, आपके पास x आ गया। 2 से 2 को आप उड़ा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, 2 से 2 को आप उड़ा सकते हैं नीचे से नीचे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा बेसिकली, x इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा, 7 के नीचे 7 कट जाएगा 1, तो मेरे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया x की वैल्यू ±1, है ना। स्क्वायर जो रूट में जाता है ऐसे अंडर रूट में 1 प्लस माइनस में खुलता है, तो x की वैल्यू +1 और -1 भी निकल कर जो है आपके पास वो आ जाने वाला है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल आंसर भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट बन गया ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भरोसा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आंसर सही है, वरना थोड़ा बहुत डाउट होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। इस वीडियो का बेसिकली हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली जीपी के कंसेप्ट के साथ साथ इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहा जाता है द सम ऑफ द 3 नंबर्स। स्टार्टिंग में फिर से मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था, और देखिए यहाँ पे सम भी दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट कितना दिया 1। तो जब भी प्रोडक्ट दिया होते थे तो जीपी कौन सा कंसीडर करते थे, स्टार्टिंग में बताया था आपको a/r वाला, फिर a फिर ar, और ऐसे चलता रहता था, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 ही नंबर की बात करेंगे। तो हमसे कहा गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे पहले, लेट जीपी इज इक्वल टू दिस, उसके बाद बोल देंगे, है ना, इस तरह से कहानी रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, सम बोल रखा है तो a अपॉन में r,
प्लस का ए और प्लस का ए आर किसके इक्वल हो जाएगा 39/10 के। और दूसरा बोला प्रोडक्ट, तो ए अपॉन में आर मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई में ए आर किसके इक्वल है 1। यहाँ से इससे ये उड़ा दीजिए, ए का क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का आप क्यूब लिख सकते हैं, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो कहीं ना कहीं हो गया ये क्वेश्चन, ए की वैल्यू हमने निकाल दी 1, ए की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 1 अपॉन में आर प्लस में 1 और प्लस में 1 रखूंगा तो सिंपल आर ही बचेगा और इक्वल टू में 39/10। अब यहाँ से सॉल्व करना है और हमें आर की वैल्यू निकाल देनी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर्स, हमसे वही तीन वो क्या कहते हैं तीन जो नंबर है आपके पास ए बी सी, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर ये वाली है, तीसरा नंबर ये वाली है, तो यही तीनों नंबर निकालने हैं। और ये तीनों नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और आर की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू तो निकाल दिया, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है ना। इसके नीचे 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगी आर 1 हो जाएगा, 1 से आर तो ये आर हो जाएगा प्लस 1 आर का स्क्वायर और इज इक्वल टू 39/10। ये क्वेश्चन बहुत सारी किताबों में दिया हुआ, बहुत सारी किताबों में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, आ जाएगा आपके पास 10r प्लस का 10 ही रहेगा, पहले तो कॉन्स्टेंट नंबर 1 है ना, तो 10 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस में 10r और प्लस में 10r की स्क्वायर और इज इक्वल टू इसे इसको करेंगे तो 39 टाइम्स में r आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको इन सबको उधर भेज दें या फिर उसको इधर ले आता है ना, तो ये आ जाएगा 10r की स्क्वायर प्लस में 10r और माइनस का 39r और प्लस का 10 और इक्वल टू 0। क्या किया पता है, 39r जो प्लस का था इधर ले आया माइनस का हो गया और r के साथ रखा लाइक टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10r की स्क्वायर, इसको प्लस माइनस कर दीजिए कितना बचेगा माइनस का 29r और प्लस का 10 और इक्वल टू में 0। लीजिए भाई हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात हमारे पास क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कीजिए या फिर मिडल टर्म का यूज़ कीजिए, वो आपकी मर्जी, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इतनी बात, हमें आर की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। तो 25 चौके 100 होता है, देखिए 10 10 या 60 में फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10r की स्क्वायर, इसके लिए आप माइनस का 25r और माइनस का 4r ले लीजिए, प्लस का 100 आ जाएगा और माइनस का 29 भी आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ओहो यहाँ पे तो 10 ही है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो एटलीस्ट आता है, नहीं आता है तो वापस पहुँच जाइए क्वाड्रेटिक वाले पे, सीख जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 5r कॉमन आएगा, तो यह 2r माइनस का 5 आ जाएगा और माइनस का यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2r और माइनस का 5 ही आ जाएगा इक्वल टू में 0, है ना। कुछ डाउट हो तो सीख लीजिएगा पहले जाकर क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। तो यहाँ से मैं 2r माइनस का 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5r माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2r, यहाँ से आ जाएगा आपके पास r की वैल्यू 5/2 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/5। तो यहाँ से आपके पास r की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 2 निकल कर आ गई भाई, एक आया 5/2 और एक आया है 2/5। तो बेसिकली हमारे पास जो जीपी है वो भी 2 निकल कर आने वाले हैं। अब बोलिएगा कैसे, तो आइए हम आपको समझाते हैं। आपको स्टार्टिंग वाली अगर मैं चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या माना हुआ है। तो हमने जो माना हुआ है वो a/r ए और ए आर माना हुआ है और ए की वैल्यू तो 1 है, वो फिक्स है हमारे पास, राइट। तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन a इज इक्वल टू 1 जो कि फिक्स है और r की वैल्यू 2 निकल कर आया, एक 5/2 और एक 2/5। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस यहाँ पे लिखूंगा व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r की वैल्यू आपके पास 5/2 नहीं है, कितना आपके पास 2/5 है। तो आपके पास जो जीपी निकल कर आने वाले हैं वो भी 2 निकल कर आने वाले हैं। तो कैसे, आइए निकालते हैं। तो जो पहला टर्म था वो a/r था, जो दूसरा था वो सिंपल आपके पास क्या था a था, जो तीसरा था वो क्या था a टाइम्स r था। तो हमें a और r की वैल्यू मालूम है पहले से, बस यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो काम है वो कर देंगे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, a/r फिर से a और फिर आ जाएगा आपके पास a टाइम्स r। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू 5/2, 5/2 पुट करूंगा तो रेसिप्रोकल होकर 2/5 निकलेगा। a की जगह पे 1 रखेंगे और a की जगह 1 और मल्टीप्लाई में r की जगह पे 5/2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी करेंगे, इसके जगह 1, इसके जगह पे 2/5, इसके जगह 1, इसके जगह 1 मल्टीप्लाई में 2/5 और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे और साथ साथ में हमें 2 जीपी निकल कर मिल जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा सिंपल 5/2। तो पहला जीपी ये वाली, ठीक है। दूसरा
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5/2, ये 1 रहेगा, ये सिंपल आपके पास 2/5 रहेगा, और दूसरा जो जीपी है आपके पास वो ये वाली जो चीज़ है वो निकल कर मिल चुका है। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज उड़ा देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।